जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यूपीएसएससी पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, भी कुछ दिनों में लगभग 15-16 अक्टूबर को हो जाएगा आई थिंक। अभी उसी का मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चला रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूँ जो अभी इसके पहले क्वेश्चन आए थे, उसी के देखते हुए हूबहू वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा जो भी क्वेश्चन आया हुआ उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और आपका 50 में से मैं बता रहा हूँ, अगर आप सीरीज ये देखते रहे 10-12 दिन तक 45+40 तक आपके क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आइए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तराइन का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान की, और उसमें पराजय हो गए थे। जो तराइन का क्वेश्चन पूछ रहा है, तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। आप सबको पता होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि तराइन का एक तीसरा भी युद्ध भी हुआ था, जो इतिहास में या लूसेंट में कहीं वगैरह दिया नहीं है। कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। पहले हम जानेंगे कि ये जो तराइन है कहाँ पे पड़ता है। ये तराइन आपका पड़ता है हरियाणा में, एक जिला है करनाल, वहीं पे पड़ता है, ठीक है। और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 ने 1191 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, जो तुर्क यानी अफगान का एक था शासक मोहम्मद गौरी, ठीक, मोहम्मद गौरी हुआ था। और यहाँ हमारे भारत यानी दिल्ली के आसपास और ये राजस्थान के आसपास वहाँ पे हमारा वंश चलता था जिसे हम बोलते थे चौहान वंश, चौहान राजपूत, ठीक है। उसी में एक था पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, कहते पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये चौहान वंश के थे पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराते हैं, और ये मोहम्मद गौरी भाग के चला जाता है फिर तुर्क यानी अफगान चला जाता है। फिर वहाँ पे 1 साल और रह के परिश्रम करता है और एक प्रोग्राम योजना बनाता है कि अब दोबारा से हम चढ़ाई करेंगे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। फिर ये दोबारा से आता है, कब आता है, 1192 में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। जब ये दोबारा आता है तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, ठीक है। पहली बार तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी भाग गया था, तो दोबारा में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, ठीक है। आप इतनी बात जान गए। अब हम देखते हैं ये 1192 में, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की पराजय तराइन के द्वितीय युद्ध में हुआ था। ये जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था ना दोस्तों, ये 1215 से 1216 के आसपास हुआ था। 1215-1216 इसमें क्या था, जो दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश था उसके बीच में और कुबाचा के बीच में, इन दोनों के बीच में होता है। और कुबाचा है कौन था, ये मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, ये सॉरी इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। और मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक और कुबाचा, ये दोनों गुलाम थे। तो कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें कुबाचा को नदी में डुबोकर ये मार देता है, ठीक है। आपको आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत यानी किस नवाब के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को कब्जा कर लेता है। सबसे पहले बात, ये कब्जा करने की नीति किसके समय में आई थी, ये आई थी डलहौजी के समय में, ठीक है। किसके समय में, डलहौजी के समय में आई थी। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था, 1848 लेके 1856 तक था। यानी 1856 यानी 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी, उसके जस्ट पहले ही डलहौजी का शासन था, ठीक है। तो उसी टाइम पे ये लाया था एक योजना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था। क्या लाया था, कौन सा सिद्धांत लाया था इसने, व्यक्तिगत सिद्धांत। इसके द्वारा क्या करता है ये, जो भी यहाँ पे राजा राज्य करते थे, अगर उनका पुत्र नहीं रहता था, वो पुत्र विहीन होते थे, तो किसी पुत्र को यानी दत्तक पुत्र को गोद ले लेते थे। गोद लेने के बाद उसको राजा बना देते थे। डलहौजी ने कहा नहीं, ये गलत है, हम इसको नहीं मानूंगा, ठीक है। तो इसलिए इसने ये लाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके वजह से ये क्या करते थे, जो राजा के पुत्र नहीं होते थे उनके राज्य को ब्रिटिश शासन में यानी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते थे। सबसे पहले किसको मिलाया था, क्वेश्चन उठता है कि ये व्यक्तिगत सिद्धांत में उसके सबसे पहले किसको मिला था, ये मिला था सतारा को, ये 1848 को। क्वेश्चन पूछता है कि डलहौजी के जो व्यक्तिगत सिद्धांत है उसके द्वारा कौन सा राज्य सबसे पहले इसका शिकार बनता है, ठीक है। 1848 में सतारा को मिला था, ठीक है। और उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को मिला था 1849 में। फिर बघाट पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, उसको 1850 में मिलाता है, ठीक है। और ये उदयपुर जो, ठीक है, उदयपुर को मिलाता है ये 1852 में। कब, 1852 में मिलाता है। और झांसी को 1853 में,
झांसी को भी मिलाया 1853 में, और नागपुर को 1854 में मिला था। ठीक है, इतना चीज़ आप तीनों को पता हो गया। अब ये अवध जो था ना, इसी को यहाँ का जो नवाब था, नवाब कौन था, ध्यान से सुनना, वाजिद अली शाह, इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाता है और अवध को अपने ये अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो हमारे भारत में ये चिकित्सा प्रणाली थी ना, ये चिकित्सा आयुर्वेदिक प्रणाली ये चलाए थे चरक जी। ठीक है, ये चरक, अब चरक के बारे में भी, चरक से पहले हम कुछ लोगों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भी अपने भारत में बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। वे पेशे से गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे और ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने 23 साल की उम्र में गणित के बारे में आर्यभट्टी नाम की किताब लिखी। क्वेश्चन पूछता है आर्यभट्टी किसने लिखी? आर्यभट्ट ने ही लिखा था। उन्होंने शून्य की खोज की। किसने? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और साबित कर दिया कि यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक प्रतीक और अवधारणा भी है। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया और उनके नाम पर पहले भारतीय उपग्रह का नाम रखा आर्यभट्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। तो आपको आई थिंक यहाँ से पता चल गई होगी। इनके बारे में देखते हैं। भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य ये भी बहुत एक गणितज्ञ थे और उनका एक मतलब पुस्तक थी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। एक एग्जाम में पूछता है कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी किताब थी, किसकी पुस्तक थी? ये भास्कराचार्य की थी, इसको याद रखना आप। सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत भी एक शैल्य चिकित्सक थे ये। ठीक है, इनको शैल्य चिकित्सक के पिता के रूप में जाना जाता है। और चरक के समान सुश्रुत ने भी सुश्रुत संहिता, जैसे चरक ने चरक संहिता लिखी, इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। प्लास्टिक सर्जरी उस टाइम पे सुश्रुत जी ही करते थे। ठीक है, चरक को आयुर्वेद के पिता या आयुर्वेदिक चिकित्सक के पिता के रूप में जाना जाता है। इनकी मतलब एक चरक संहिता नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कौन? चरक ने। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चरक। ठीक, आगे देख, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये जो दिया है 4 राज्य, इन चारों राज्यों को क्रम में लगाना है कि भारत का हिस्सा कब कब बने। ठीक है, ठीक है, भारत का हिस्सा पहले जो नहीं थे कब कब ये भारत के हिस्से में मानिए या राज्य के रूप में ये ग्रहण किए। ठीक है, तो हमारा एक छोटा सा ट्रिक है, इसे देखना आप। आधा गुजरात नागा है, हिमालय में मणि का 3 सिक्का मिला, अरुण गोवा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आधा से आंध्र प्रदेश। ठीक, गुजरात से हो गया यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र एक में थे, इनको अलग किया गया था। नागा से नागालैंड हो गया। ठीक है, और है से हरियाणा, हिमालय से हिमाचल प्रदेश, में से ये हो गया, में से मेघालय, मणि से मणिपुर, तीन से त्रिपुरा, सिक्का से सिक्किम, मिला से मिजोरम। ठीक है, इतना समझ में गया। और अरुण से अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा हो गया। और लास्ट में एक है छत पर उतर का झार, यानी हमारे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों बाद में लास्ट में अलग हुए थे। ठीक है, तब देखते हैं क्वेश्चन कि इसमें इस सीरीज में लगाना है। तो पहला सबसे पहले आंध्र प्रदेश हमारा 1 हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद कब आया? ये गुजरात नहीं है, नागालैंड नहीं है, हरियाणा। ठीक है, तीसरा हमारा ये हो गया, हरियाणा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हरियाणा हो गया। अब देखेंगे हिमालय आ गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक, और लास्ट में सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम है हमारा, सिक्किम आ गया। ठीक है, 1 3 2 4 ऑप्शन है, 1 3 2 4 ये हमारा ऑप्शन है। ठीक, देखिए कुछ आज़ादी के समय, जब आज़ादी के समय जैसे ये गोवा हुआ, पंडुचेरी, दादर नागर हवेली और सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, बाद में 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद कराया गया और 1954 में फ्रांसीसियों द्वारा कराईकल, माहे, यनम तथा पंडुचेरी को भारत को स्थानांतरित कर दिया गया था। और दादर और नागर हवेली को 1954 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था और 1974 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। इसको जानते रहिए, आप एग्जाम में पूछता है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? अब क्वेश्चन आया साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले इसका मैं आपको आंसर बता दूं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और ये साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा नियुक्त एक समूह था। यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। पूछता है क्वेश्चन, संसद के 7 सदस्यों में एक ये भी थे, कौन थे? सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन पड़ा था। और साइमन कमीशन को भारतीय सांविधानिक आयोग के नाम से जाना जाता है। किसके? भारतीय सांविधिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा आयोग का बहिष्कार किया गया था। इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों बहिष्कार किया गया था? तो
जब ये साइमन कमीशन भारत आया था, पूछता है क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आया था हमारा 3 फरवरी 1928 को। कब आया था हमारा ये साइमन कमीशन? 1928 को आया था, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, ये बात याद रखना आप, 1928 को आया था। 1927 बन गया था, ये 1928 में आया था। एक्चुअली ये जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे ना, सर जॉन साइमन, उन्हीं के नेतृत्व में ये बना था। और इस कमीशन में जो कमीशन बनाया गया था, इसके 7 सदस्य थे। मैंने बताया आपको, सभी के सभी ब्रिटेन की संसद से मनोनीत सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसीलिए यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। ठीक है, और कमीशन को मतलब कमीशन क्यों आया था? इस बात की जांच करनी थी इसे, क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। और इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण इसका ये बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया, मतलब 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन था, कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर में। ठीक है, उसमें वहाँ के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, वहीं पे ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये लाहौर में हुआ था, और इसी के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की थी। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। और इस टाइम जो गवर्नर था, कौन था? लॉर्ड इरविन। भारत में गवर्नर था लॉर्ड इरविन। और जब साइमन कमीशन आया था, उस टाइम पे भी लॉर्ड इरविन ही था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को मिला है, यानी कौन कौन किसका है? जैसे पूना सार्वजनिक सभा, ये पहली बात, पूना सार्वजनिक सभा कब बना था? ये 2 अप्रैल 1870 को बना था। कब बना था? 2 अप्रैल 1870 को बना था। ये डेट याद रखना, पूना सार्वजनिक सभा। अब इसमें 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे एस.एच. चिपलुंकर और गणेश वासुदेव जोशी थे, और पुणे में महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, ये 3 लोग इसे पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े थे। तो पूरा सार्वजनिक इसमें हो गया एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे हो गया। और भारतीय संघ है, भारतीय संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, भारतीय संघ की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। मद्रास महाजन सभा, ये 1884 में आया था। कब आया था दोस्तों? ये 1884 में आया था। इसमें भी 3 सदस्य थे, जैसे एम वीर राघवाचार्य थे। ठीक है, और मुदलियार साहब जी थे। कौन थे? ये वीर राघवाचार्य और मुदलियार साहब थे। ठीक है, ये मद्रास महाजन सभा, ये इसका हो गया। ठीक है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो कौन सा इसका आंसर हो गया? 2 4 1 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2। ठीक, हमारा बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, और जो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आई थी 1885 में आया था। ठीक है, तो ये कौन सा? फिरोज शाह मेहता थे इसके साथ, और इसके साथ एक और जुड़े थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र थे? जो इनके पिताजी थे, एक महान बेटे के पुत्र थे, और ये एक पुत्र के महान बाप थे। सोचिए, एक महान बेटे के पुत्र थे और एक महान पुत्र के बाप थे। तो कौन थे बीच में? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। ठीक, बीच में आता है बिंदुसार। और ये कौन थे यहाँ पे? इनके पिताजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका बेटा कौन था? सम्राट अशोक। ठीक है, इनके पिताजी कौन हुए? बिंदुसार। हमारा आंसर ये होगा। ठीक, अब देखते हैं कुछ चीज़ें। जब ये पहले बोलेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इतना जान लिए आप। चलिए अब आगे देखते हैं हम। गुप्त वंश, ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त थे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन बोलते हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त के अभियानों का उल्लेख ये एरड़ अभिलेख याद रखना। एरड़ शिलालेख मध्य प्रदेश में पाया गया, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और कनिष्क जो थे, ये कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था, और उसने 78वीं ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में जो चौथा बौद्ध परिषद हुआ था, इसके वहाँ पे राजा थे। और कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में इन्हीं के शासनकाल में विभाजित हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ा दिया था? 23 मार्च 1931 शहीद। बोलते हैं ना, 23 मार्च 1931 शहीद।
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध आपका बनाया गया है सतलुज नदी पे। कुछ इंपॉर्टेंट बांध है, देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछेंगे। इडुक्की बांध, नाम से ही लग रहा है इडुक्की कहाँ का होगा? केरल होगा। कौन सी नदी पे? पेरियार नदी, यहाँ की बहुत बड़ी नदी है केरल की, तो इडुक्की बांध हो गया। उकाई, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे। उकाई ताप्ती कहाँ पे है? ताप्ती नदी गुजरात में बहती है, ठीक है। तो उकाई ताप्ती नदी किनारे सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पे बसा है। काकड़ा पारा परियोजना, ठीक है, काकड़ा पारा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ताप्ती नदी किनारे है, तो ऑब्वियसली है गुजरात में है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा बांध है ये, भागीरथी नदी पे पाया जाता है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। दुलहस्ती परियोजना, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पाया जाता है। और नागा अर्जुन, अर्जुन आ गए तो कृष्ण जी होंगे, ठीक है। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक। माता टीला परियोजना, माता है तो बेटा आएंगे, माता है तो बेटा आएंगे। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, ठीक है, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे, ठीक है, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना बनाया गया है। और हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ बनाया गया? महानदी पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है, महानदी पे है। और महानदी कहाँ? ये उड़ीसा में, ठीक। आई थिंक आपको इतनी बात अच्छे से पता चल गई, ठीक है। और ये जो ये भाखड़ा नाथ परियोजना है कहाँ पे फ्लो करता है? आपका पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, इतना याद रखना आप। आगे देखते हैं। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम ये 1896 में गाया गया था। कब गाया था? 1896 में, ठीक है। 1896 में कलकत्ता में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और उस वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम सायनी। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब वंदे मातरम गाया गया था उस टाइम कलकत्ता में उसका अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो रहमतुल्ला एम सायनी थे, ठीक है। और जो ये वंदे मातरम गीत है, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। कौन गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, बस ध्यान से सुनना। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था। किसने लिखा था? 1874 में लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था रविंद्रनाथ टैगोर में 1896 में। कहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास, एक बंगाली उपन्यास आनंद मठ, वहीं से प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1882 में, ठीक, इतना जानिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होती है। कहाँ पे होती है? मुंबई में होती है। और इसके जनक कौन थे? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम थे। और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आई थिंक आपको इतना अच्छे से। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। 2014 के IAS के क्वेश्चन में पूछा था ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है, आप याद रखना। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, आप बताइए। सर सैयद अहमद खान ने तो ये किए थे अखिल भारतीय मोहम्मद शैक्षिक सम्मेलन, ठीक है, कौन सा? अखिल भारतीय मोहम्मदन शैक्षिक सम्मेलन किए थे, ठीक है। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी बनवाया था। कौन? सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, आप इस बात को याद रखना। कौन सा स्टील कारखाना जो भारत की स्वतंत्रता के पहले स्थापित किया गया था? ये जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा। कब? 1907 में, ठीक है। ये आज़ादी से बहुत पहले ही इसकी स्थापना करवा दी है, ठीक है। आगे देखते हैं। पर्वतीय दर्रों के संबंध मतलब बताते हैं कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है। गोमल दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है क्या? ये तो एकदम गलत है, क्योंकि गोमल दर्रा आपका तो पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान में वो गोमल दर्रा जो पाकिस्तान का पख्तून प्रांत है वहीं पे पाया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नाथुला दर्रा ये तो सिक्किम में, ये ठीक है, ठीक है। ये बुमला दर्रा, ठीक है, बुमला दर्रा कहाँ पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है, न कि लद्दाख में, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा हो गया केवल 2, ठीक। जैसे कुछ दर्रा है, जैसे आपका शिवकिला दर्रा पूछो कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। और ये जो नाथुला जो दर्रा है सिक्किम का है, किसको किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है। और लिपुलेख अगर पूछे तो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, इतना बात आप ध्यान सुनना। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गैंगेटिक डॉल्फिन जो अभी बना है ना, ये आपका बिहार में बना है, ठीक है। कहाँ पे बना है? ध्यान से याद रखना है, बिहार में है, ठीक है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। झारखंड के कुछ हम अभ्यारण्य देख लेते हैं, जैसे बेतला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतला तो रट लेना, बेतला झारखंड का। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का।
पारसनाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य और कोडरमा, ठीक है। ये ऊपर के तो तीनों आप रट लेना, बेतला, पलामू, पारसनाथ, झारखंड, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जैसे बुक्सा हो गया और पश्चिम सुंदर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये चीज़ आप ध्यान से देखना, ठीक। केवल कीमतों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? जब कीमतों में वृद्धि होगी, केवल कीमतों में, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाएगा? बताइए दोस्तों। पहले हम समझेंगे कि ये राष्ट्रीय आय है क्या। तो ये जो राष्ट्रीय आय है ना, एक वर्ष में उत्पादित सभी नई वस्तुओं और सेवाओं के देश के अंतिम उत्पादन का कुल मूल्य है। क्या है कि एक वर्ष में जो भी वस्तुएं उत्पादित होंगी या सेवाएं जो भी मतलब आना जाना, ये सेवाएं जो सर्विसेज दे रही, उसके देश के अंतिम उत्पादन का मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें आएगा मजदूरी, आ जाएगा ब्याज, किराया, लाभ, जो भी उत्पादन हो रहा है, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि और किसी राष्ट्र की उद्यमिता से प्राप्त होता है, ये राष्ट्र आय में गिनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये केवल कीमतों के कारण राष्ट्र आय में वृद्धि होती है, तो ये वास्तविक आय में वृद्धि होगी नहीं होगी, ये निरंतर कीमतों पर नहीं, नाम मात्र राष्ट्र आय में वृद्धि होगी, ठीक है। नाम मात्र राष्ट्र आय में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लगा दिया केवल, अगर कीमतों में वृद्धि होती है तो राष्ट्र आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? नाम मात्र राष्ट्र आय में वृद्धि, ठीक। किस आर्थिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किस आर्थिक, अब ये सेवा क्षेत्र हमारे 3 क्षेत्र हैं, कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हम देखते हैं, पहले सेवा क्षेत्र हम जान लेंगे, ये तृतीय में आता है, इसका पहले आंसर आप लोग जान लीजिए, किस में आता है? तृतीय में आता है। अब देखते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि और संबंधित क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जो भी एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो प्राथमिक, फर्स्ट प्रियोरिटी दिया गया है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? जैसे औद्योगिक क्षेत्र, बिल्डिंग मटेरियल से सब औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। उत्पादन या निर्माण से संबंधित है, वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण संबंधित है, जैसे जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय। और सेवा क्षेत्र में क्या आएगा, मतलब तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? जैसे डॉक्टर सेवा दे रहा है ना, शिक्षक सेवा दे रहा है, वकील, एटीएम केंद्र, इंटरनेट कैफे आदि, ये सब आवश्यक, ये सब सेवाएं में आएंगी, ठीक है। ये सब सेवाएं भी कहलाती हैं। तो ये तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक आपने एडम स्मिथ जी हैं, ठीक है। एडम स्मिथ वे स्कॉटलैंड के एक जाने माने दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र के पिता या पूंजीवाद के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, एडम स्मिथ को, ठीक। और कार्ल मार्क्स जो थे जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है? तो हमारा ये होगा विदेशी निवेश, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो ठीक है भारत में भी विदेशों में भी है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्हें कहते हैं जो विदेशी निवेश करते हैं, ठीक है। वे मतलब विश्वव्यापी निवेश या विदेशी निवेश कहा जाता है। और ये 1991 में 1991 में जब ये एक सुधार आया, एलपीजी सुधार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया था। उस टाइम नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो इसीलिए बोलता है कि राव मनमोहन मॉडल, ठीक है, राव मनमोहन मॉडल बोला जाता है ये 1991 में, यानी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस टाइम वो पीएम थे, और उसके बाद ये मनमोहन से उस टाइम फिनांस मिनिस्टर थे, ठीक है। देखते हैं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी, कितनी अनुसूची है भारत, मतलब ये भारतीय संविधान में कुल टोटल पूरा 12 अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है। 12 में से जो ये 10वीं अनुसूची है, इसको हम दल बदल कहते हैं, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल, ठीक है। ये 52 संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। उसी के माध्यम से ये लाया गया था, ठीक है, 10वीं दल बदल विरोधी। गैर संघीय विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? बताइए दोस्तों, गैर संघीय विशेषता क्या है? पहले हम लोग जानेंगे कि ये संघीय सरकार और एकात्मक सरकार क्या होता है, ठीक है। संघीय सरकार वो सरकार है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजित किया जाता है, और दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, ये संघीय सरकार का। और जो एकात्मक सरकार होता है, एक सरकार जिसमें सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं, और यदि राज्य सरकार मौजूद है तो वे केंद्र
सरकार से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं, ठीक है, वे केंद्र सरकार से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखिए ये संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता क्या है। जैसे द्वैध शासन इसमें होगा और इसमें मजबूत केंद्र होगा, एकात्मक में मजबूत केंद्र, इसमें संघीय विशेषता। ये लिखित संविधान है, ये एकल संविधान है एकात्मक का। इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, इसमें संविधान का लचीलापन है, और इसमें है संविधान की सर्वोच्चता, इसमें आपातकालीन प्रावधान है। ये कठोर संविधान है, ये एकल नागरिकता है, ठीक है, और ये द्विसदनात्मक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है। इतनी चीज़ें आपको याद रखी। तो यहाँ पे गैर संघीय विशेषता क्या हो जाएगी आपका, बताइए। अब इसमें देख के बताइए आपका समझ में आ रहा है कि नहीं, ये संघीय विशेषता एकात्मक विशेषता के बारे में। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा हमारा एकल संविधान, ठीक है, एकल संविधान होगा, गैर संघीय विशेषता, ठीक, एकल संविधान। मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप देख लेना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ से ये क्रम पूछ लेता है, ठीक है, 4 दे देगा, चारों को लगाने के लिए बोलेगा, या इनके पहले कौन है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, देख रहे हैं, फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक आए थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए, और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक बने थे, ठीक है, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उसके बाद मोरारजी देसाई आए, ठीक। क्वेश्चन पूछ रहा, मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, चरण सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। आप ये सब देख लेना, ठीक, कौन अभी पीएम मोदी तक बने हैं। धन विधेयक किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में लाया जाता है, तो आप सब जानते हैं कि धन विधेयक 110 में लाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। जो ये पंचायत बनाया जाता है ना, 5 साल के लिए बनाया जाता है, ठीक है, 5 साल के लिए बनाया जाता है। और अगर उसके पहले यानी कुछ मान लें 4 साल तक चला, उसके बाद प्रधानमंत्री किसी कारणवश हटा दिया गया या मर गया, तो फिर 6 महीने के अंदर ही दोबारा चुनाव होगा बचे हुए समय के लिए, ठीक है। तो इसकी पहली बैठक से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। जो ये 73वां संविधान संशोधन है 1992 में आया है, पंचायत से जुड़ा है। इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं के गठन से संबंधित है। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993, तो क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को, यह ध्यान में रखना, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम ने संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया है। ये 11वीं अनुसूची में आता है, ये 29 विशेष में आता है, ठीक है, भाग 9 में। और भाग 9 क में क्या जोड़ा गया, नगर पालिका, ठीक। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, बताइए। जो पुडुचेरी है, जो इसका हाई कोर्ट जो है किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये मद्रास, ठीक। किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा जो है वो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, ये है ऊर्जा का, ठीक। सिरके का मुख्य घटक क्या है, सिरके एसिटिक एसिड होता है सिरका, ठीक। कुछ स्रोत देख लेते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछता है। सिरका एसिटिक एसिड हो गया, खट्टे फल हो गया साइट्रिक एसिड, खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सेब हो गया मैलिक एसिड, दही हो गया ब्यूट्रिक एसिड, टमाटर हो गया ऑक्जेलिक एसिड, और अंगूर हो गया टार्टरिक एसिड। इसको देख लेना, एग्जाम में पूछ लेता है। ब्रांकाइटिस रोग निम्न में से किसके साथ जुड़ा है, ये होता है फेफड़ों के साथ। ब्रांकाइटिस, ये जो सांस लेते हैं ना, ये इसमें ये प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है, ये ब्रांकाइटिस रोग फेफड़े में। तो ये कंडरा किसको जोड़ता है, बताइए दोस्तों, कंडरा को किसको जोड़ता है, हड्डी को पेशी से, ठीक है, हड्डी को पेशी से कंडरा जोड़ता है, ठीक है। और ये टंडन मसल टू बोन, मतलब जो ये टेंडन होता है ना, ये मसल टू बोन जोड़ता है। और लिगामेंट जो होता है हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, ये याद रखना, ठीक है, कंट्रा लिगामेंट टेंडन, ठीक है, इतना चीज़ आप याद रखना। विद्युत धारा प्रभावित होती है, जो विद्युत धारा है प्रभावित होती है, ठीक है, कैसे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित हुई विद्युत धारा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दिस करंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर में नापते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 1 कूलाम पर सेकेंड, ठीक है, 1 कूलाम पर सेकेंड के रेट से ये फ्लो करता है, जिसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। और जो ये करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक, I इज इक्वल टू आई करंट हो गया, क्यू चार्ज हो गया, टी अपॉन टी टाइम हो गया। आप इसको फार्मूला की I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी याद रखना, ठीक है।
अप्रैल 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक ऑनलाइन लाइब्रेरी पहल ई किताब कोर्स की शुरुआत की गई? बताइए दोस्तों, ये जो ई किताब कोर्स की शुरुआत की गई थी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बना? ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित बना। कौन सा बना? ये छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। इस यहाँ के सीएम जो है भूपेश बघेल है और गवर्नर कौन? अनुसुईया उइके है। और राजधानी कहाँ है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहनी योजना शुरू की है? कौन सा? ये है सिक्किम। ठीक है, हमारा आंसर होगा बी, इसे सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम, यहाँ के जो सीएम है कौन है? प्रेम सिंह तमांग है और गवर्नर है गंगा प्रसाद है। कैपिटल है सिक्किम का गंगटोक। ठीक। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 की अवधि के लिए, कितने अवधि के लिए नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो ये दी है 5 साल के लिए। क्या? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 5 साल के लिए दिया है। ठीक है। मार्च 2022 में किस क्षेत्रीय रेलवे जोन ने अपने पूरे 100% रेलवे जोन का विद्युतीकरण कर दिया है? पूरा 100% इलेक्ट्रिसिटी कर दिया है। तो कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात वाला जो वहाँ पे तटीय क्षेत्र है, कोंकण रेलवे। ठीक। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा एजेंडा 2030 के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? किसमें? ये एजेंडा 2030 के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य एजेंडा 2030 में इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? भारत का स्थान है 120वां। ठीक है। अभी मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारतीय नौसेना जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया है। कौन सा? प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स। कौन सा है? INS बलसुरा। INS बलसुरा है। ठीक है। मार्च 2022 में वीवो प्रो कबड्डी सीजन का ये 8वां सीजन था, उसमें फाइनल किसने जीता? बताइए दोस्तों, फाइनल किसने जीता? दबंग दिल्ली ने जीता। कौन जीता? दबंग दिल्ली ने जीता है, पटना को हरा के। ठीक है, कबड्डी सीजन का ये 8वां था। ठीक। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री का विकास पहल। ठीक है, ये किया गया है। बेलारूस की राजधानी क्या है? बताइए दोस्तों, बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ठीक। बाकू की राजधानी अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, ये जो अजरबैजान है उसकी राजधानी बाकू है। ठीक है। और बेल्जियम की ब्रुसेल्स। ठीक। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? जो भारत है अपना, भारत में जो उसके बगल में पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा देश है? ठीक है, तो ये हमारा चाइना, मतलब यह आपका जो भारत के, हमारे भारत के ऊपर जो इधर है चाइना, इसका चाइना वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आता है और भारत 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है। अगर पूछता कि भारत से सटे, मतलब भारत से सटे कौन सा देश जो भारत के राज्यों को छूता है, मतलब उसके सब ज़्यादा क्षेत्रफल में है, तो ये बांग्लादेश। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से करना। ठीक। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेल्जियम को। किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। देखिए, इसके कुछ उपनाम है। द बुल स्किन स्पेन को कहा जाता है। द हेक्सागोन फ्रांस को कहा जाता है। यूरोप का संगीत केंद्र किसे? ऑस्ट्रिया को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का संगीत केंद्र। यूरोप का कश्मीर स्विट्जरलैंड को। ठीक। राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन को नापने की कौन सी इकाई हो? डॉप्सन इकाई से ओजोन क्षरण को नापा जाता है। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है आपका? पेरिस में है। ठीक। भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश मिलता है। मध्य प्रदेश के बारे में, इसकी राजधानी भोपाल है। इसका शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई सिंह पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं, भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक, गणेशी लाल। ठीक।
झारखंड राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस। छत्तीसगढ़ रायपुर, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। भारत में अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया था? 1961 में। कब किया गया था? 1961 में 20 लोगों को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? मीना शाह बैडमिंटन में 1982 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। और सलीम दुर्रानी क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी है कौन? सलीम दुर्रानी। ठीक। निम्न में किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। ठीक है। शाहनामा किसने लिखा है? बताइए दोस्तों। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। ठीक है। और तहकीके हिंद को अलबरूनी ने लिखा था। एक किताब है तहकीके हिंद, अलबरूनी मोहम्मद गौरी के साथ आया था। ठीक है। ये महमूद गजनवी के साथ आया था, सॉरी मोहम्मद गौरी के साथ नहीं, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था। उसने ही तहकीके हिंद नाम की किताब लिखी है और शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? आप सबको पता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ये लिखा है प्रदीप ने। ठीक। ए मेरे वतन के लोगों किसने देशभक्ति गीत लिखा है? प्रदीप ने। तो थैंक यू दोस्त देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं अगला वीडियो फिर से लाऊंगा आप सबके लिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।